सॉल्यूशन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 51 कहता है लेट टी एन बी द सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेट्स सच ऑफ टी एन सच दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन टेंडिंग टू थीटा एंड वेरियांस ऑफ टी एन टेंडिंग टू जीरो एज एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट देन टी एन इज। देन इसके केस में टी एन क्या होगा, टी एन इज कंसिस्टेंट फॉर थीटा, ये होगा कंसिस्टेंट फॉर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रन टेस्ट के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द रेंडमनेस ऑफ क्यू। रैंडम फॉर द रेंडमनेस ऑफ क्यू वी यूज रन टेस्ट। फॉर टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ फिट वी यूज फॉर टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ फिट वी यूज हियर Kolmogorov-Samiron टेस्ट। Here for testing goodness of fit we use Kolmogorov-Samiron टेस्ट या फिर chi-square टेस्ट। then chi-square टेस्ट ऑप्शन में नहीं है। To obtain the confidence interval for the variance, which of the following statistic is used for testing the confidence of variance? For the confidence interval of the variance, here we use chi-square statistics. Chi-square statistics is the required solution. x1, x2 up to xn be the random samples from n mu 1, then t equals to 1 upon n sum of x square is an estimate अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन। इसके लिए हमारे पास अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होगा, म्यू स्क्वायर प्लस वन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज इन द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट द वेरियांस ऑफ द सैम्पल मीन इज। इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट वेरियांस ऑफ सैम्पल मीन इज हियर सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हियर। द वैल्यू ऑफ एरर ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर इन द गिवन एनोवा टेबल फॉर CRD इज़। इसके लिए हमारे पास एरर मीन स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर एरर मीन स्क्वायर हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, यहाँ से हम देखें यहाँ 4 हमारे पास है, यहाँ 9 है, तो यहाँ 5 आएगा, तभी तो इन दोनों का सम हमारे पास 9 बनेगा। यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास 5। नेक्स्ट अगर हम देखें जैसे यहाँ हम लिख देते हैं लाइक यहाँ आएगा हमारे पास 5, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें यहाँ 5 आ गया, ये 5 आएगा। साथ ही अगर इसमें हम देखें 31 आ रहा है, तो 31 आएगा कैसे, अगर हम उससे सॉल्व करें तो 31 के लिए हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चाहिएगा, यहाँ से x एलिमेंट है, लाइक मान लीजिए यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या है, x है, तो x अपॉन 4 इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहा है 31। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 31 इंटू 4 विच इज़ इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगी 31 इंटू 4। यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए, ये अगर x हम मान रहे हैं x की वैल्यू आएगी 124, तो यहाँ से एलिमेंट की वैल्यू 124 आ जाएगी। लाइक हम वैल्यूज़ लिख देते हैं यहाँ ABCD की फॉर्म में। यहाँ सबसे पहली जगह तो हम लिख देते हैं A, ये आएगा A, ये आएगा B, ये आएगा C, और ये D की वैल्यू जैसे हमने फाइंड आउट करनी है। तो A की वैल्यू तो हमारे पास 5 आ गई है, B की वैल्यू हमने 31 इंटू 4 करके निकाली है, जो कि आ गई है हमारे पास 124 रिस्पेक्टिवली। अगर हम यहाँ से B की वैल्यू आ गई है तो B में हम C ऐड करें तभी तो 444 आ रहा है, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी 444 माइनस 124 विच इज़ इक्वल्स टू 300। C की वैल्यू 300 आ गई। अब हमने D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो D इक्वल्स टू क्या होगा C अपॉन A। तो C की वैल्यू कितनी है 300 और A की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 5, 300 अपॉन 5 वैल्यू क्या आ जाएगी 60। तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 60। तो हमारे पास यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 60 हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन, जो कि करेक्ट आंसर है। मूविंग एवरेज मेथड ऑफ फाइंडिंग ट्रेंड रिमूव द इफेक्ट ऑफ। मूविंग एवरेज मेथड टू फाइंड ट्रेंड रिमूव इफेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मोमेंट। मूविंग एवरेज मेथड जो होता है वो फाइंडिंग ट्रेंड रिमूव द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मोमेंट। इन केस ऑफ एनुअल डेटा द एडिटिव मॉडल of a model representing a time series is u equals to TCI u equals to TCI हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। लेट एक्स बार बी द मिनिमल वेरियांस बाउंड एस्टिमेटर MVBU है ये हमारे पास ऑफ थीटा बेस्ड ऑन द रैंडम सैम्पल साइज f(x, थीटा 1 अपॉन थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस x थीटा वेयर थीटा इज़ ग्रेटर देन 0। देन इसके केस में हमारे पास वेरियांस बनेगा क्या, देन वेरियांस इज, इसके लिए हमारे पास वेरियांस बनेगा, हम जानते हैं इसके लिए हमारे पास वेरियांस बनता है थीटा स्क्वायर अपॉन n। तो थीटा स्क्वायर अपॉन n हमारे पास वेरियांस बनेगा। chi-square टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स। देन इसके केस में ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन ऑन वर्किंग फॉर फर्स्ट 5 days ऑफ अ वीक is 35 per day and
if he work for the first 6 days, then the average will be 40. देन हीज इनकम फॉर द 6th डे, 6 डे के लिए उसकी इनकम बतानी है। तो ये कहा हुआ है जब वो 5 दिन काम करता है, लाइक वो बंदा, अगर हमारे पास कोई भी बंदा है जो 5 दिन काम कर रहा है तो उसके केस में उसका एवरेज 35 बनता है। तो सम ऑफ 5 अपॉन 35, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या हमारे पास एवरेज आता है। सम ऑफ 5 अपॉन, मतलब 5 दिन का एलिमेंट x5 अगर हम ले 5 एलिमेंट्स का सम अपॉन 5 करेंगे तो यहाँ से 35 आएगा। तो 5 दिन का टोटल उसके पास सैलरी क्रेडिट कितना आएगा 5 दिन के लिए, अगर हम देखें ऑन 5 दिन के लिए हमारे पास सैलरी बनेगा 35 × 5 विच इज़ इक्वल टू 165 हमारे पास बन रहा है। इनकेस 6 दिन अगर वो काम करता है तो सैलरी 40 बन रही है। तो यहाँ से फॉर 6, अगर सम ऑफ 6 डे हम करेंगे तो 40 × 6 आएगा, 40 × 6 240 आ जाएगा। तो 6th डे हमने बतानी सैलरी क्या होगी, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगी सैलरी 240 माइनस 165 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 75 आ जाएगी यहाँ से इसकी वैल्यू। तो 75 है हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोसेस हम समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन ओपन एंडेड क्लास इंटरवल इन अ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में खुले अंतराल की श्रेणी के साथ हम जानते हैं हम मीडियन यहाँ से मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो एल्जेब्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हियर। ओपन एंडेड सीरीज़ के लिए अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज़ ट्रू, जो P50 यानी आधा करता है, Q2 वो भी आधा करता है और D5 वो भी आधा करता है। तो P50, Q2 और D5 फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक स्थिर मूल्य को 10 यदि स्थिर मूल्य 10 को प्रत्येक प्रेक्षण से घटा दिया जाए तो प्रसरण क्या आएगा। तो हम जानते हैं 10 घटाने से जो प्रसरण आएगा, प्रसरण यहाँ से इससे हमारे पास पैरामीटर, इस पैरामीटर से प्रभावित नहीं होगा। 10 घटाएं चाहे 10 बढ़ाएं, प्रसरण में कोई बदलाव नहीं आएगा, विल रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ से दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए अपॉन बी दिया हुआ है, देन ए बी अपॉन ए फाइंड आउट करना है। तो अगर ए अपॉन बी दिया हो तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसकी वैल्यू हमें यहाँ से क्या गिवन है 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू भी गिवन है तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 1/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू 1/24 आ गया सोल्व करने पर। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए फाइंड आउट करना है, तो बी अपॉन ए में हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू हमारे पास इसके लिए क्या आ जाएगी 1/24, तो इंटरसेक्शन की आ गई। अपॉन में आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू जो कि 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी 1/8। तो 1/8 आने से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा 1/8 के लिए हमारे पास यहाँ से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 अनबाइस्ड डाइज आर थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ द डाइज शो सेम नंबर यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 टोटल 6 कंडीशन हो सकती है। और सारी कंडीशन कितनी है 36, 6/36 यानी 1/6 इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट है एफ रिप्रेजेंट करता है अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड इफ ए लेस देन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी, मतलब बी इंक्लूड हो रहा है ए नहीं हो रहा। तो ए नहीं हो रहा और बी हो रहा है, उसके केस में एफ बी माइनस एफ ए हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स हमारे पास कोई भी रैंडम वेरिएबल है, देन प्रोबेबिलिटी और एक्स की वैल्यूज़ दी हुई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है। तो एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, रेस्पेक्टिव सम ऑफ एक्स इंटू पी एक्स होता है हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला, ये आएगा ई ऑफ एक्स। तो ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी -4/2 आ जाएगी। पहले तो -4 को 1/2 से गुणा कर दिया, फिर 6 को 1/4 से कर देते हैं यानी 6/4 आ जाएगा। फिर 10 को 1/4 से कर देते हैं 10/4 आएगा। इसको अगर हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो 2 हमारे पास यहाँ से ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल z इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x बार माइनस म्यू सिग्मा की वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू टी अपॉन सिग्मा एम एक्स टी अपॉन सिग्मा, ही आएगी हमारे पास वैल्यू। z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू टी अपॉन सिग्मा एम एक्स टी अपॉन सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देन द मीन इज़ 4, अगर मीन 4 है वेरिएंस 3 है देन इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन बराबर क्या होता है n इंटू पी इक्वल्स टू हमें क्या दिया है 4 और साथ ही वेरिएंस एन पी क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है 3 दी हुई है। तो यहाँ से एन पी की वैल्यू तो पहले से 4 थी, क्यू बराबर क्या आ जाएगा 3/4, क्यू की वैल्यू आ गई है। तो पी की वैल्यू क्या आएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी 1 -
3/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1/4। पी की वैल्यू 1/4 आ रही है और एन की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, n/4 इक्वल्स टू 4 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ गया। एन की वैल्यू 16 आ रही है, पी की वैल्यू 1/4 आ रही है, सॉल्व कर लेते हैं। बी 16 1/4 थर्ड ऑप्शन है जो कि करेक्ट आंसर होगा। Recurrence formula for the probability of Poisson's distribution is given by, recurrence formula क्या दिया जाता है, probability of x+1 equals to lambda upon x+1 px ही आएगा। probability at x+1 equals to lambda upon x+1, जो x+1 यहाँ है वही x+1 यहाँ लगाएंगे, इनटू में आ जाएगा px। नेक्स्ट है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड, बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू बीटा 1 डिस्ट्रीब्यूशन बाई द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन से बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशन को बीटा 1 में चेंज किया जा सकता है, y इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स से, y इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स से बीटा 2 को बीटा 1 में चेंज किया जा सकता है। यदि n1 बराबर n2 हो देन मीडियन ऑफ f डिस्ट्रीब्यूशन, f डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन हमारे पास क्या बनेगा, देन द मीडियन ऑफ f डिस्ट्रीब्यूशन इज एट, कौन से पॉइंट पे बनेगा मीडियन, f इक्वल्स टू 1 पे हमारे पास मीडियन बन जाएगा। इफ़ टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, कोई भी दो वेरिएबल अनकोरिलेटेड हो, देन द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन विल बी, अगर कोई भी दो वेरिएबल अनकोरिलेटेड हो देन हमारे पास उसके लिए क्या बनेगा, देन वेरिएंस ऑल्सो अनकोरिलेटेड, टू वेरिएबल अनकोरिलेटेड, देन अगर वेरिएबल अनकोरिलेटेड होंगे सीधी सी बात लाइन्स परपेंडिकुलर होगी, देन दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग वन मिसिंग वैल्यू इन RBD बी ब्लॉक्स के ट्रीटमेंट विद यूजुअल नोटेशन क्या आएगा, BT प्लस KB माइनस G अपॉन B-1 K-1। फर्स्ट ऑप्शन ही इसको मैच कर रहा है, सॉरी BT जो है ब्लॉक्स ट्रीटमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ब्लॉक से मल्टीप्लाई होगा, और नेक्स्ट इसमें जैसे ट्रीटमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है सेकेंड ऑप्शन में भी ये नहीं होगा, ब्लॉक तो ब्लॉक से मल्टीप्लाई हो रहा है, के ट्रीटमेंट के लिए है तो ट्रीटमेंट से मल्टीप्लाई होगा, माइनस जी होगा, तो ये याद रखना यहाँ से ही आएगा। दिखने में सारे सेम लग रहे हैं, माइनस जी ही आ रहा है सब में, बट ब्लॉक वाले से मल्टीप्लाई होगा, ट्रीटमेंट वाले से मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में B-1 K-1 आएगा। इफ़ डिफरेंट इफेक्ट्स आर कोफंडेड इन डिफरेंट एप्लीकेशन देन इट इज़ रिफॉर्म्ड एज, देन ये हमारे पास किस में रिफॉर्म किया जाएगा, देन रिफॉर्म एज पार्शियल कोफंडिंग में रिफॉर्म किया जाएगा। मतलब अगर अलग अलग प्रभाव को अलग अलग प्रतिकृतियों या रेप्लिकेशन में कलेक्ट किया जाए तो इसे हम आंशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है इफ़ एक्स साइज बी अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n and from n 0 to theta 0 sigma square distribution then the sufficient statics कौन सी आएगी, सम ऑफ एक्स आई और सम ऑफ किसके लिए देखना है हमने, सिग्मा स्क्वायर के लिए देखना है। यहाँ से म्यू के लिए तो आएगी सम ऑफ एक्स आई, पर यहाँ से सिग्मा स्क्वायर की बात की है तो सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आएगी, रिपीटेड क्वेश्चन में है। If x is a chi-square variate with parameter n, then for the large n the distribution √2x, √2x हमारे पास क्या आएगा, √2n, 1 हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद √2n, 1। To test the randomness of the sample an appropriate test would be, randomness के लिए हमारे पास appropriate test कौन सा होता है, रन टेस्ट होता है, तो ये करेक्ट होगा। इन एनिमल भारतीय पशुपालन अनुसंधान संस्थान जो कृषि के आंकड़े कृषि मंत्रालय के लिए एकत्रित करती है, उसका हमारे पास मुख्यालय कहाँ स्थित होगा, इसका होगा हमारे पास एकत्रित करता है स्थित है इज्जत नगर में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ये हमारे पास स्टेटमेंट के लिए कहा हुआ है, इसका क्वेश्चन का हम देखते हैं, ये स्टेट से क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट भी स्टेट से नहीं है, सॉरी ये क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85। Which of the following tests used to testing the independence of linkage? Independence of linkage we use chi-square test. Independence and linkage we use chi-square test. SP square अगर ये वैसे तो उसका नहीं है, स्टेट्स का नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये मैथ्स का है, क्वेश्चन नंबर मैथ्स का है 89। फॉर द कंसिस्टेंट एस्टिमेटेड Tn ऑफ पैरामीटर थीटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू होगा, एक्सपेक्टेशन, अगर कंसिस्टेंस की डेफिनेशन देखिए इससे पहले भी क्वेश्चन में इसी पेपर में दी हुई आई है, एक्सपेक्टेशन ऑफ Tn टेंडिंग टू जी थीटा आता है और वेरिएंस इसका 0 पर टेंड करता है, जब भी n इनफाइनाइट की ओर टेंड करे, तो इसके केस में हमारे पास ये दोनों करेक्ट है, तो ये दोनों हमें किस में मिल रहे हैं, दोनों एक साथ करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन डी यही कहता है एक्सपेक्टेशन ऑफ Tn टेंडिंग टू जी थीटा और Vtn टेंडिंग टू 0 एज n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ओनली, तो ये डेफिनेशन हमारे पास करेक्ट होगी, तो इसके केस में कंसिस्टेंट कहलाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है इन को फंडिंग एक्सपेरिमेंटल द इंडिपेंडेंट को फंडेंट इंटरेक्शन AC एंड AB, AC और AB का इंटरेक्शन क्या होगा, A कैंसिल आउट हो जाएगा, BC बचेगा, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, इफ़ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज एबनॉर्मली टॉल एंड पीक्ड, लंबा हो साथ ही नुकीला हो, देन उसके केस में हमारे पास कैसा आएगा, लंबे शीर्ष वाला आएगा। लंबे शीर्ष का मतलब होगा लेप्टोक्रोटिक, इसमें हिंदी से भी समझ सकते हैं, इंग्लिश से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा लेप्टोक्रोटिक लंबे शीर्ष वाला वक्र। इन अ फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रिक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट, फ्रिक्वेंसी किसके अगेंस्ट प्लॉट की जाती है, कक्षा अंतराल के मध्य बिंदु की। एक आवृत्ति बहुभुज में आवृत्तियों को चिन्हित किया जाता है कक्षा अंतराल के मध्य बिंदु से। तो अगर आपको इंटरवल दिया हो तो इंटरवल के मिड पॉइंट में लेंगे हम यहाँ से। ओजाइव कर्व में कम से कम एक कम, ओजाई कर्व से कम और अधिक का कटान बिंदु क्या होता है, माध्यिका होता है। ओजाई कर्व से कम लेस, और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड मोर देन ओजाई कर्व करस्पॉन्ड टू मीडियन। मीडियन इसका करेक्ट आंसर होगा। एक हमारे पास यहाँ से क्या दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करें। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 50% एंड वेरिएंस इज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस CV की वैल्यू 50% दी हुई है, साथ ही वेरिएंस 25 दिया हुआ है। देन मीन हमें पूछा हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए हमारे पास वैल्यू आएगी CV इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100 होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ से, तो हमारे पास वैल्यू 50 दी हुई है। ये सिग्मा की वैल्यू हमें यहाँ से वेरिएंस की वैल्यू दी हुई है, तो वेरिएंस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, वेरिएंस अगर 625 है, देन सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट आएगा, यानी 5 आएगा। 5 अपॉन x बार इंटू 100 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास 2 इधर नहीं आएगा, इसके केस में 2 हमारे पास इधर आ गया क्रॉस आउट होके। तो x बार की वैल्यू क्या आ गई 10, तो 10 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है ज्योमेट्रिक मीन बताना इन चारों एलिमेंट्स का, यानी हमारे पास जितनी संख्याएं होंगी उतनी ही हम घात लगा देंगे। जैसे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। एंड 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5। इसकी हमने घात 1/4 करनी है, तभी तो आएगा क्यूब रूट। मतलब x की घात अगर n एलिमेंट है तो xn इंटू 1/n आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितनी घात होगी, 6 12 की घात 2 की घात हमारे पास क्या बन रही है 12, ये तो आ रहा है 6 5 11 11 1 12। इस बट्टे में 3 करेंगे तो 2 की घात 3 आ गई, 2 की घात 3 यानी 8 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 टाइम्स R50, मतलब 100 इकाइयों का समांतर माध्य 50 है। बाद में यह पाया गया कि सबसे बड़ी इकाई जो मानी थी गलती से 150 बताई थी, मतलब 150 बताई थी, वास्तव में 160 थी। तो वास्तविक माध्य हमारे पास क्या आएगा, हमने ये बताना है। तो ओवरऑल हमारे पास जो 10 का फ़र्क आया हमने वो देखना है। तो 10 का फ़र्क अगर हम देखेंगे, लाइक हमारे पास जो 150 थी जो एंट्री, वो 160 करनी है। तो जब 150 एंट्री थी तब हमारे पास क्या था, माध्य 50। जब वही एंट्री 160 होगी तो 10 का ही तो चेंज आया है, मतलब हमने 10 और जोड़ना होगा इसमें। तो जो भी एंट्री थी हमारे पास सम, उसमें हमने 10 और जोड़ना होगा। तो सम कितना आया था हमारे पास, सम आया था यहाँ से, उसमें 10 और जोड़ेंगे, 10 और जोड़ के हम भाग देंगे। तो यहाँ से क्या आई थी, अगर 100 का 550 बना है तो यहाँ से राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर समांतर माध्य था हमारे पास। तो योग हमारे पास कितना बना था, 5000 बना था। अब 5000 में 10 और जोड़ देंगे क्योंकि 160 का ही तो आया, 150 से 160, तो हमारे पास सम 5010 आना चाहिए। तो सीधी सी बात, अगर सम आपके पास यहाँ से आप 5010 ले रहे हो, 5010, तो इसका माध्य क्या जाएगा, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 50.1 सेकेंड ऑप्शन है जो कि करेक्ट आंसर होगा। सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन इन इज़ द लीस्ट व्हेन मेजर्ड फ्रॉम, मतलब पूर्ण विचलन का योग मिनिमम आएगा। मिनिमम किससे आएगा, माध्यिका से मिनिमम आएगा, फ्रॉम द मीडियन, माध्यिका से मिनिमम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर, SE और PE में दोनों में अंतर रिलेशन क्या होता है, प्रोबेबल एरर होता है 0.6745 इंटू SE, प्रोबेबल एरर इक्वल्स टू 0.6745 इंटू SE आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। प्रोबेबिलिटी का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आता है, तो सीधी सी बात इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगी, करेक्ट है। A/A की प्रोबेबिलिटी, मतलब कंडीशन भी A है तो होने की प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी, ये भी सही है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A का फॉर्मूला ये होता है
तो ये भी करेक्ट है। तो सीधी सी बात है, गलत कौन सा होगा, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों करेक्ट हो गए। नेक्स्ट है, हमें ए और बी कोई भी दो इक्वल प्रोबेबिलिटी के इवेंट है, साथ ही दोनों इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें पी दी हुई है, मतलब इक्वल इवेंट है। लाइक अगर ए के होने की प्रोबेबिलिटी एक्स है तो बी के भी होने की प्रोबेबिलिटी एक्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी भी लिख सकते हैं, बराबर पी आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर पी आ गया, इंप्लाइज एक्स की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ पी। तो यानी एक्स के होने की प्रोबेबिलिटी, एक्स हमने प्रोबेबिलिटी ए के होने की प्रोबेबिलिटी ली थी, तो रूट पी इसका करेक्ट आंसर होगा।